हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th का क्वार्टरली एग्ज़ाम का सॉल्व्ड पेपर जो आज ही हुआ है। आई होप आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा ये पेपर, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने मार्क्स लेके आने वाले हैं फाइनली। और इसमें हम मेजरली जो डिस्कस करेंगे वो रीडिंग पैराग्राफ्स होंगे और एक्सट्रैक्ट होंगे और ग्रामर होगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सेक्शन नंबर ए से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। आपको एक पैराग्राफ पूछा गया था माइग्रेशन के ऊपर कि बर्ड्स कैसे एक प्लेस से माइग्रेट करती है और उसका इकोलॉजिकल सिस्टम पे, हमारे इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है। और साथ ही अलग अलग तरह की बर्ड्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया था। और ये भी डिस्कस किया था कि कहीं कहीं पर इन बर्ड्स को किस तरह से लिया जाता था डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में। तो ये पूरा पैराग्राफ इसके ऊपर था। तो चलिए सब देख लेते क्वेश्चन आंसर्स। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न था, इन द पैसेज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एसोसिएटेड। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, है ना। एसोसिएटेड का मतलब होता है कनेक्टेड। क्या हो जाएगा? कनेक्टेड इज द राइट आंसर। आई होप आपने यही लगाया होगा। व्हाट डज इकोसिस्टम फंक्शनिंग रिफर टू इन द पैसेज। इस पैसेज में इकोसिस्टम फंक्शनिंग का क्या मतलब था? द वे इकोसिस्टम ऑपरेट एंड मेंटेन बैलेंस, इसका मतलब ये था। ठीक है। फिर व्हाट डज द टर्म ओमांस मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो इसका मतलब था, इसका मतलब होता है कि जब आप बिलीव करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं कोई भी साइन और इवेंट, बिलीव टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, जिसको देख के आप मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बर्ड्स थी उनको प्रिडिक्शन के जैसे भी यूज़ किया था कि वो क्या लेके आती थी, अच्छी मैसेज लेके आती थी, पीस वाले मैसेज लेके आती थी, होप वाले मैसेजेस लेके आती थी। ऐसे कुछ बर्ड्स को माना जाता था। इस पैराग्राफ में जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट सिंबलिक मीनिंग हैव बीन एसोसिएटेड विद बर्ड्स इन डिफरेंट कल्चर। अलग अलग कल्चर में इन बर्ड्स को कौन कौन से सिंबल से एसोसिएट किया गया है। तो इनको कौन कौन यूनिटी का मतलब मैसेंजर, मतलब यूनिटी, इनको यूनिटी के जैसे देखा जाता है, फ्रीडम के जैसे देखा जाता है, पीस जैसे देखा जाता है और होप के जैसे देखा जाता है। तो ये आंसर इसका करेक्ट है। इन एशियन ग्रीक विच बर्ड ऑफ अथेना रिप्रेजेंटेड द रिन्यूअल ऑफ लाइफ। कौन सी बर्ड है जो ये रिप्रेजेंट करती है अथेना? विच बर्ड ऑफ अथेना, एक गॉड होते हैं ग्रीक में, उनको यहाँ पर रिफ़र किया गया है। तो उनके अकॉर्डिंग डव वो बर्ड होती है जो क्या लेके आती है मैसेज, वो मैसेज लेके आती है रिन्यूअल ऑफ लाइफ और होप का। What does the expression to be free as a bird imply? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है having wings and flying abilities। इसका मतलब है आपके अंदर and having wings and आपके अंदर flying abilities होना, है ना। तब आप सोचोगे अपने आप को कि आई एम एज फ्री एज बर्ड। चलिए, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पर था, हाउ वर swallows perceived in the 18th century during autumn। उनको कैसे देखा जा रहा था? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है, they were believed to sink in mirrors। इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। What purpose did marking houses with painted stroke serve? इसका मतलब क्या होता था? तो जब अगर आप देखते हैं यहाँ पर, आप 1 2 3 4th पैराग्राफ अगर देखेंगे तो वहाँ इस चीज़ का बारे में लिखा गया है कि कहीं कहीं टुडे सम पेरेंट्स मार्क देयर हाउस, मतलब कुछ पेरेंट्स अपने हाउस को मार्क कर देते, पेंट कर देते हैं स्ट्रोक से। उसका मतलब होता है, क्या इंडिकेट करता है कि दैट अ न्यू बेबी हैज़ बीन बॉर्न, कि वहाँ पर कौन बॉर्न हुआ है? एक नया बेबी बॉर्न हुआ है। तो उससे क्या अनाउंस करते हैं? अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी। इन वेरियस कल्चर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लॉक ऑफ बर्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि दे अनाउंस द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड नेचर्स रीबर्थ, है ना। ये इसके बारे में है। फिर लास्ट 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर 10th, एंड यहाँ इस पेपर में 10th के साथ साथ में 11 क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो ये तो आपकी टीचर पर डिपेंड करेगा कि वो आपको मार्क्स कैसे दे, क्योंकि क्वेश्चन तो कितने मार्क का था? सिर्फ 10 मार्क का ही था। हाउ हैव माइग्रेटिंग बर्ड्स बीन परसीव्ड एज मैसेंजर ऑफ लाइफ।
तो इसका आंसर क्या है? दे वर बिलीव टू ब्रिंग न्यूज ऑफ न्यू बर्थ एंड स्प्रिंग अराइवल। दिस इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट करेक्ट आंसर। व्हाट रोल डज बर्ड माइग्रेट प्ले इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग? इकोसिस्टम में माइग्रेट करती हुई बर्ड क्या फंक्शन करती है ना? तो क्या रोल प्ले करती है? या तो इट कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी एंड बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। द लास्ट वन इज करेक्ट, सी वाला इसमें। फिर इसके बाद में आपको दे दिया था एक पैराग्राफ जिसके ऊपर आपको लिखना था नोट्स और आपको सूटेबल टाइटल भी देना था। तो ये माउंटेन रीजन के बारे में था, वहाँ की ब्यूटी के बारे में था। इसके अंदर आपको सिक्किम के बारे में भी बताया गया था, वहाँ की ज्योग्राफी के बारे में भी शेयर किया गया था। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा, है ना। ये डिपेंड करेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है, क्या आपने नोट्स, फिर उनके पॉइंट्स, फिर उनके सब पॉइंट्स, फिर सब पॉइंट्स लिखे हैं, एब्रीवेशन लिखे हैं कि नहीं, टाइटल लिखा है कि नहीं, इन सब के मार्क्स होते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, राइटिंग सेक्शन भी देख लेते हैं। आपको राइटिंग सेक्शन में आया था क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रिटेंड करना था कि आप इको क्लब के मेंबर हैं। आपको नोटिस लिखना था स्टूडेंट्स के लिए अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। क्या आपके स्कूल में ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो रहा है? तो उसके ऊपर नोटिस आपने आई होप बना ही दिया होगा। ये नहीं बनाया होगा तो आपने क्या नीड है रेगुलर एक्सरसाइज की, उसके ऊपर पोस्टर तो ज़रूर बना दिया होगा। प्रश्न नंबर 4 में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी थी प्रिंसिपल को, जिसमें आप परमिशन ले रहे थे कि वो आपकी क्लास को टूर पे जाने के लिए परमिट करें और आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को भी। और आपको कंसीडर करना था कि आप क्या हैं, अभिषेक शर्मा हैं। अगर ये नहीं किया है तो आपने ज़रूर ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा जिसमें आपको एक लेटर लिखना था टू योर फ्रेंड दिनेश, इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। और आप क्या हैं इसके अंदर, अनिल वर्मा हैं, और आपका एड्रेस भी दिया हुआ था। तो ये तो डिपेंड करेगा कि आपने लेआउट फॉलो किया है कि नहीं, और आपने वोकैब कैसे लिखी हैं, आपका ग्रामर वाला जो एक्सप्रेशन वाला पार्ट है वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आर्टिकल लिखने के लिए आया था, 3 आर्टिकल्स दिए थे, उसमें से एक लिखना था 120 वर्ड्स में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री बहुत इजी था, वैल्यू ऑफ गेम्स या सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत इजी था, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आई थिंक इनमें से आपने कोई ना कोई तो हिट कर ही दिया होगा एग्जाम में। अगर ये नहीं किया है तो आपने रिपोर्ट कवर करी होगी जो आई थी एनुअल स्पोर्ट्स डे पर। आपको रिपोर्ट कवर करनी थी कि आपका एनुअल स्पोर्ट्स डे कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, चीफ गेस्ट कौन थे, कौन कौन से प्रोग्राम थे, प्रोग्राम की थीम क्या थी। मतलब एक तरह से पूरी न्यूज़ ही आपको इसके अंदर कवर करनी थी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ग्रामर पे आ जाते हैं फटाफट। पहला प्रश्न सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला वाला क्वेश्चन है दे आर वॉचिंग अ मूवी। आंसर क्या है इसमें, अ मूवी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ लैम्प बॉय ट्राई टू क्लाइम अप द स्टेयरकेस विदाउट एनी हेल्प। दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट येस्टरडे। वेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि येस्टरडे बीते हुए दिन की बात हो रही है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। डू यू नो वॉट हैज़ हैपन, क्या हुआ है, तो उसके लिए हमको लगाएंगे वॉट। द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज डैश विंड। मतलब वेदर तो कोल्ड है लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तो देयर वॉज नो विंड। द पोस्ट ऑफिस इज डैश द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्लॉसरी स्टोर अक्रॉस। मतलब जब उस पार होगा कोई चीज़ तो उसके लिए अक्रॉस यूज़ करेंगे। देखिए अब 7th वाला अगर आपने करा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पर 7th वाले क्वेश्चन में दो क्लॉज दे रखे हैं। एक क्लॉज तो ये दे रखा है आपका, इफ़ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई। मतलब एक इमेजिनेशन है यहाँ पर, है ना। तो जब आप इमेजिनेशन कर रहे हैं और सेकंड वाला आपका पार्ट पास्ट टेंस में है ना, विल का सेकंड क्या होता है, वुड होता है। तो क्योंकि इमेजिनेशन है, आप विश कर रहे हैं कि ऐसा होता तो मैं फ्लाई करता, तो उसके लिए वर यूज़ होता है। अब आप बोलेंगे मैम शी के साथ तो वॉज जाना चाहिए, लेकिन नहीं, बिकॉज ये इमेजिनेशन है। आपसे विश कर रहे हैं, ऐसा होगा तो नहीं कभी भी, है ना। आप सोच रहे हैं ऐसा, आप अपने आप को एक उस पोजीशन पे रख रहे हैं, उस प्लेस पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप बर्ड बनने का सोच रहे हैं ऐसा। इसलिए ये रूल है इंग्लिश का कि जब आप ऐसी विश कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल सी है, आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को सिचुएशन में, तो उसके लिए आप वर ही लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये इमेजिनरी सिचुएशन है। इफ़ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। अगर वो क्या होती, चिड़िया होती तो वो उड़ सकती, लेकिन चिड़िया हो सकती क्या, नहीं हो सकती, इसलिए वर्ड लगेगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 जो है वो डू एज डायरेक्टेड था, एनी 5 आपको करने थे, यहाँ पर आपको चेंज करना था नेगेटिव में, तो वी डिड इट ये चेंज हो जाएगा इसमें नेगेटिव में, वी डिड नॉट डू इट, है ना। तो डिड नॉट तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट है नेगेटिव, और डिड का आपको क्या कर देना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा जो है डू। ठीक, चलिए ये थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 2 आपको लिखा था द इज हिमालय, एक सेकेंड देख लेते हैं मेरे प्रश्न पत्र में से। द इज हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, इसको रीअरेंज करना था दो, तो इसको रीअरेंज में क्या बन जाएगा सेंटेंस, द हिमालय, द हिमालय, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इज द हाईएस्ट माउंटेन, माउंटेन का MUNT लिख रही हूँ, माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये हो जाएगा ना, ये तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था ही इज, थर्ड नंबर का, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, करेक्ट द सेंटेंस। देखिए क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग की बात हो रही, 3 घंटे से कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इज स्लीपिंग तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इज स्लीपिंग की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग, और पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, और फुल स्टॉप। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट पे हिज फीस, सो दैट से लगाना था, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे his fees, he is so poor that he cannot pay his fees। उसके बाद था they are playing football, change the voice, ये एक्टिव है, एक्टिव से पैसिव जाना था, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, और क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसके लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब बीइंग ING इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी ना, क्योंकि पैसिव में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो कंटिन्यूटी कैसे दिखाएंगे, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आपको बीइंग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, एंड फुल स्टॉप। ठीक है, फिर था सेंटेंस राजा क्राइड फॉर मिल्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट में करना है। देखिए यहाँ पर क्राइड सेकेंड फॉर्म है, तो जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके आएंगे तो वहाँ का रूल क्या होगा कि अगर यहाँ पर सिंगुलर है, राजा सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्राई क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा, और एज इट इज आप पूरा सेंटेंस लिख देंगे, सिर्फ ये मेन वर्ब जो है ना ये चेंज हो जाएगी इसमें, क्राइड की जगह क्या हो जाएगा, क्राइज फॉर मिल्क, और फुल स्टॉप लग जाएगा। चलिए टेक्स्ट बुक में आ जाते हैं, अब ये आपको पैसेज दे रखा है, एक एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक से 5 नंबर का, और ये लिया गया है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से। पहला प्रश्न है हु वॉज कवर्ड विथ अ रेड श्राउड, रेड कलर की चादर से या शॉल से कौन कवर्ड था, तो कौन था, ग्रैंड मदर थी। वाई डिड द बर्ड नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, क्यों नहीं खा रही थी, बिकॉज दे वर मॉर्निंग, वो सैड थी, है ना, क्योंकि दादी माँ गुजर चुकी थी और उनको भी इस चीज़ का क्या हो रहा था, एहसास हो रहा था, इसलिए वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाती थी, नहीं खाई उन्होंने। अदरवाइज जब ग्रैंड मदर डालती थी उनको ब्रेड क्रम्स तो वो बहुत अच्छे से खाती थी, वो एंजॉय करती थी, हैप्पीली उनके आसपास घूमती थी, कभी उनके शोल्डर पे कभी उनके सर पे बैठ जाती थी, बट आज नहीं वो ऐसा कर रही हैं क्योंकि दादी माँ गुजर चुकी हैं। वॉट वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ डेड बॉडी, डेड बॉडी का मतलब क्या है, कॉप्स। मैंने हमेशा से देखो आपको बताया था कि याद रखिएगा, ये नॉर्मली पूछा ही जाता है, अभी लास्ट 2 ईयर्स से भी ये क्वेश्चन बार बार आया है, और यही वर्ड है ना, माई मदर एट 66 क्लास 12th में भी ये वर्ड वहाँ पर पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए आपको डेड बॉडी क्या मतलब, क्या है इसका मतलब है कॉप्स। फिर आगे देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबो पैसेज, इस पैसेज का ऑथर कौन है, तो ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह ने लिखा है, टिक लगा ही रखा है हमने, खुशवंत सिंह साहब ने लिखा है पूरा चैप्टर।
चलिए फिर आपसे पूछा है द बर्ड एट द ब्रेड क्रम्स, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, स्वैप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, चिप लाउडली। देखो तो बर्ड ने क्या करा था, ब्रेड क्रम्स खाए थे क्या, नहीं खाए थे, तो डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, है ना, यहाँ लगा देंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन ये एक्सट्रैक्ट है, लेकिन अब की बार ये पोएम से दिया हुआ है, 3 मार्क्स का है। और कहाँ से लिया है ये, द वॉइस ऑफ द रेन से। द पोएम ऑफ अर्थ इज, अर्थ की पोएम किसको कहा गया है, रेन को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पैल्पेबल, इसका मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी ईटन, समथिंग दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी स्मेल्ड, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, इसका मतलब है इम्पैल्पेबल। विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो ये कहाँ से ली है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, द वॉइस ऑफ द रेन से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, अगेन ये एक्सट्रैक्ट है, आपको दिया हुआ है, आपको पता करना है कहाँ से है, किधर से है। तो जब आप रीड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये लिया गया है द एड्रेस से। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। हु इज द नरेटर ट्राइंग टू विजिट इन द स्टोरी, किसको विजिट करने की कोशिश कर रही है वो, मिसेस डॉर्लिंग को, इनसे मिलना चाहती थी वो, है ना। हाउ ओल्ड इज द गर्ल हु आंसर द डोर ड्यूरिंग द नरेटर सेकेंड विजिट, तो वो कितने साल की लड़की है, 15 साल की लड़की। सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पर, ये देखो, रीड करोगे ना तो फटाक से आंसर वहीं से मिल जाएंगे। द गर्ल्स एज इज, सॉरी, why does the narrator decide to wait for Mrs. Darling even though she is not at home, तो क्यों उन्होंने डिसाइड किया जब वो नहीं थी घर पे, तो इसलिए वहाँ पर गई क्योंकि नरेटर जो थी वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी अबाउट द पोजीशन एट द एड्रेस, है ना, जो भी वहाँ पर सामान था उस एड्रेस पे उनकी मदर का, उसको देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, इसलिए वहाँ पर वो गई, वापस से डिसाइड किया उन्होंने वहाँ पर जाने का। What was the possession the author is referring to, किन चीज़ों की बात कर रही है वो, है ना, तो वो बात कर रही है the things at the house of her mother, मतलब उन चीज़ों की बात कर रही है जो उस घर पे थे और वो किसके थे, उनकी मदर के थे। अब यहाँ पर आपके एक्सट्रैक्ट भी फिनिश हो गए, अब यहाँ से चालू हो रहे हैं आपके प्रश्न उत्तर, जो शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में आपको एनी 5 करने थे, तो आई होप आपने कर लिए होंगे कोई भी 5। यहाँ पर एनी 3 करने थे, तो आपने जो बेस्ट आपको आते होंगे वो करे होंगे। ये हम डिस्कस इसलिए नहीं करें क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग लिखे होंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखे होंगे, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रही, सबका आंसर वेरी कर सकता है। सो आई होप आपका पेपर आज का काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि 11th का पेपर काफ़ी अच्छा आया था, बहुत ही स्कोरिंग था ये पेपर, और आसानी से आप, है ना, मार्क्स इसमें गेन कर लेंगे। बट इसको आप प्रैक्टिस करिएगा आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए भी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर। थैंक यू।